हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग का कवर करने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलने वाला है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इसके स्कोप के बारे में बताओ या इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की जो है कौन कौन से फीचर्स होते हैं इनके बारे में डिस्कस करो। तो ये क्वेश्चन जरूर आपका आता है। तो 8 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट मतलब होता है खर्चा, एंड अकाउंटिंग मतलब उसका जो है लेख जोख करना, आपको वही कहलाता है। खर्चे का लेख जोख करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। बेसिकली कंपनी के जो है खर्चों के बारे में आपको बताना है, उनको कैसे कम किया जा सकता है, उन पर कैसे रोकथाम लगाया जा सकता है, कितना कम से कम खर्चा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये जो है ये हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो वही कहा गया है मीनिंग में जब आप पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल अकाउंटिंग। ये जनरल अकाउंटिंग का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, क्योंकि पहले क्या था, इस पे जो है जनरल अकाउंटिंग से ही अकाउंटिंग हो जाता था, वहीं से खर्चे निकाल लिए जाते थे। लेकिन जो है जब देखा गया कि नहीं, हाँ हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की भी जरूरत है, तो एक नया शाखा जनरल अकाउंटिंग से निकाल दिया गया, वो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यही कह रहा है डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें दिए गए कॉस्ट के बारे में बस ही। एंड ऑफ कॉस्ट goods or services are maintained in such way as to obtain detailed information about total as per unit cost and guidance for the analysis and control of cost। मतलब कहा जा रहा है कि सबसे पहले क्या था, जनरल अकाउंटिंग से अकाउंटिंग होता था, लेकिन फिर जब उसकी ज़रूरतों को समझा गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग की भी ज़रूरत है, कॉस्ट को मापना, कॉस्ट को कम करना, ये भी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होना चाहिए, इसकी भी ज़रूरत है, नीड है। तो एक नए ब्रांच को जो है गुड्स पर सर्विसेज पर लाया गया, ताकि इस तरीके से उसको मेंटेन किया सके, जिसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन में पढ़ सके कि हाँ हमारा इतना कॉस्ट लगा है। फिर हम इससे अगर हम इतना कॉस्ट मान लीजिए 10 रुपया लगा रहे हैं, अगर किसी प्रोडक्ट पर मान लीजिए हम 10 रुपया लगा रहे हैं, वो कम से कम लागत में है, और उससे हम कितना प्रॉफिट मान लीजिए 20-30 कमा रहे हैं, तो ये जो है कॉस्ट को कम करना। क्योंकि आज के टाइम पे जाएंगे कोई सामान खरीदने, तो वो मान लीजिए 10 रुपये का है, एंड इसको जो है 10 रुपये का सामान खरीद के लेकर आए, एंड उसे मैन्युफैक्चर करने में आपको जो है मान लीजिए 1 साल का टाइम लग जाता है, उसे फिनिश प्रोडक्ट बनाने में। रॉ मटेरियल आपने 10 का खरीदा, फिनिश प्रोडक्ट बनाने में जो है आप मान लीजिए 20 रुपया बेच दिया। अब जब देखेंगे कि साल के हिसाब से जो है आपका रुपया पैसा, इसका भी दाम बढ़ता है, दाम घटता है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम जो है मार्केट का भी एनालिसिस करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो बेसिकली ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि कैसे जो है आप कॉस्ट को कम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं आता होगा तो आपको इतना तो समझ में आएगा कि खर्चों को जो है कम करने के लिए, हम खर्चों का लेख जो करने के लिए एक अकाउंटिंग के नए नए शाखा को पढ़ते हैं, जिसे कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। गुड सर्विसेज पर लगता है, जिसमें हम डिटेल में कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे लिखा गया है सम ऑफ द डिफिनेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एज फॉलो। अगर इस तरीके से आप जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का मान लीजिए, ये तो अभी छोटे में हमने लिखा, अगर आप चाहेंगे तो इसको एक पेज में भी आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप डिफिनेशन देंगे कि हाँ कुछ ऑथर ने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, कुछ संस्थानों ने जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में क्या कहा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ICMA लंदन ने क्या कहा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, कौन सा डिफिनेशन दिया हुआ है। ये कहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ टेक्निक एंड अ प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब कॉस्ट को मापने के का एक टेक्निक का है, जो है वो एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। ऐसा कहने वाले कौन है, ICMA लंदन जो है ये एक संस्था है, इसके द्वारा कहा गया है। तो ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग एंड जो है डिफिनेशन, एक जो है संस्था के अनुसार। यहाँ आप ऑथर का भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है संस्था का लिए हैं। तो ये जो है मीनिंग डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेचर की ओर, कि जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या नेचर होते हैं, तो ये किस प्रकृति का होता है। द नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड। ये सबसे पहले स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो है ये जनरल अकाउंटिंग का एक पार्ट था, इसमें ही कॉस्ट अकाउंटिंग को कर लिया जाता था, लेकिन जो है अब नया ब्रांच हो गया। तो इसलिए कह रहा है स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विच कवर्स कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, जो है आपका एप्रोमेंट एंड आपका कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। तो ये क्या कवर करता है, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के कवर्स करता है कलेक्शन को, कि डाटा कितना कलेक्ट हुआ है, इसको कैसे क्लासिफाई किया जाए, इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए, इसको कैसे फिर से अपॉइंट किया जाए, अपॉइंटमेंट के लिए जो है इसको कैसे जो है बेचा जाए। ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग का। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा क्या है, आर्ट एंड साइंस दोनों। ये आर्ट साइंस किस तरीके से है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ साइंस। ये साइंस क्यों है, क्योंकि इट हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल एंड रूल, क्योंकि जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आपके सामने कुछ प्रिंसिपल एंड रूल रहेंगे, उस हिसाब से जो कॉस्ट को कंट्रोल करने वाले होते हैं उस हिसाब से चलते हैं, इसलिए इसको साइंस कहा गया है, क्योंकि इसके पास खुद के प्रिंसिपल्स हैं, खुद के रूल्स हैं। जिसके पास खुद के रूल्स, खुद के प्रिंसिपल हैं, वो है आपका विज्ञान। सामाजिक विज्ञान है तो वहाँ भी कुछ रूल हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, इसलिए उसे विज्ञान कहा गया है। तो जो है जिसके पास भी खुद के प्रिंसिपल, खुद के रूल रहेंगे, वो एक साइंस होगा, इसलिए ये क्या है, एक साइंस है। अब आर्ट किस तरीके से है ये देखते हैं। विच आर फॉलोड ऑन द रेगुलर बेसिस, जो कि रेगुलर बेसिस पे फॉलो होता है। अब कहा जा रहा है इन सिस्टमेटिक मैनर में इसे फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह। इट इज आल्सो एन आर्ट, ये आर्ट है बिकॉज इट्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक आर यूज इन सॉल्विंग द बिजनेस प्रॉब्लम थ्रू कॉस्ट डाटा। ये आर्ट क्यों है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल जो है किसके प्रिंसिपल्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग के, इनको यूज किया रहा है सॉल्व करने में बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉस्ट डाटा के थ्रू। तो ये कैसा हो गया, इसलिए आर्ट हो गया। इसके आर्ट से किया जा रहा है कोई भी चीज तो ये आर्ट हो जाता है। तो ये दो नेचर्स थे किसके, कॉस्ट अकाउंटिंग के। आई होप आपको जो है क्लियर हो गए होंगे इसके दोनों नेचर। पहला क्या है नेचर, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, दूसरा एक आर्ट एंड साइंस है, बहुत ही ईजी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्या स्कोप है वो देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से स्कोप हैं दायरों के बारे में। तो इसका स्कोप क्या है, द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट जो आपका द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी ब्रॉड। An organization having an effective cost accounting system help the management in performance of their responsibilities in effective and efficient manner में। जो आपका efficient and effective manner में जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं तो जो है हम अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो कह रहा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है ये एक छोटा स्कोप नहीं है, इसका बहुत बड़ा दायरा है, जिसमें हम अगर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, उसके रूल्स में, उसके जो है रेगुलेशंस में अगर हम चल कर रहते हैं तो अपने जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव एंड इफिशिएंट बना सकते हैं, ये कहने का मतलब है। इन ब्रीफ कॉस्ट अकाउंटिंग कवर्स फॉलोइंग एस्पेक्ट, ये कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर करता है आइए देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर देता है। आपने सीट बनाया, अब उस सीट में जो है कितने का कॉस्ट लगा उसको क्लासिफाई करके लिख देगा, एंड हमें कितना प्रॉफिट करना है मतलब कमाना है उसको भी ये डिफाइन कर देता है। तो आपका क्या हो गया, ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का काम करता है। द कॉस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, जो ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट, कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट, फंक्शंस के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से, नॉर्मलिटी के हिसाब से, एंड रिलेवेंट एंड डिसीजन मेकिंग, इन सारे के हिसाब से जो है ये क्लासीफाई हो जाता है। मतलब कॉस्ट का बंटवारा कर सकते हैं नेचर्स के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, इसकी कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से, इसके नॉर्मलिटी के हिसाब से, इसके जो है रिलेवेंट होने के हिसाब से, आप इतने तरीके से इसका जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। अब जो है इसके कॉस्ट रिकॉर्डिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो है ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी इसको जो है क्लासिफाई किया गया है, इसका भी एक स्कोप है। तो कह रहा है आफ्टर कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बाद कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन वेरियस लेजर अकाउंट, वो वेरियस लेजर अकाउंट में इसको जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग आपका हो गया, पहले आपने क्लासिफाई कर दिया, फिर कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लिया। फिर कह रहा है कॉस्ट एलोकेशन, मतलब उसका एलोकेशन कैसे करेंगे, इट इंक्लूड्स अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स ऑफ अ कॉस्ट यूनिट अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिनेंट बेसिस। ये प्री डिटर्मिनेंट बेसिस पे जो है इसको अलॉट कर देता है कि हाँ इस जगह पे इसका कॉस्ट इतना लगा है तो इतना प्रॉफिट कमाना है, उसको अलॉट कर देता है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में कि कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो टू मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस, मैनेजमेंट के लिए इनके फंक्शंस के लिए जो है कौन इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग। प्लानिंग करने के लिए कि हाँ हम मान लीजिए आप बिजनेस खोल रहे हैं तो आपके पास 10 लाख रुपए का बजट है, तो 10 लाख रुपए में आप कहेंगे हाँ इतने का ज़मीन लेना है, इतने का जो है रॉ मटेरियल डालना है, फिर इतने का जो है इतने चीज़ों पर हमें सैलरी पे खर्च करना है, इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे खर्चा होगा। तो हाँ प्लानिंग में भी इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि आपके पास अगर खर्चा है, आपके पास बजट है, तो उस हिसाब से चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में, मोटिवेशन में, कि हाँ मतलब मोटिवेशन में किस तरीके से यूज होगा, मान लीजिए कि हमें पता है कि हमने 20 रुपये का सामान आज खर्चा कर दिया है, एंड जो है 20 रुपये का कॉस्ट जो है अपने रॉ मटेरियल पर खर्चा कर दिया है, हमें पता है कि कुछ दिन बाद 40 रुपये का हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, ये हम डेफिनेटली रूप में जानते हैं। तो हमें जो है उस काम को करने के प्रति मोटिवेशन आएगा। या फिर एम्प्लॉयज़ को पता है कि हाँ इस साल हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, तो हमें जो है
अच्छा सैलरी मिल सकता है, हमारी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो सकता है, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरीके से जो है इसका भी यूज़ किया सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ किया सकता है मोटिवेशन को लेकर भी, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी, प्लानिंग को लेकर भी, इनके फंक्शंस को लेकर भी। अब इनको आप एक एक पेज में करके लिख सकते हैं अगर आपने चीज़ों को आसानी से समझा है, चीज़ों को आप जो है अच्छे मैनर में जानते हैं, चीज़ों को आप जो है सिंप्लीफाई करके जानते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी जो है किसी का आपको आंसर लिखना है, मान लीजिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का ही आंसर लिखना है, तो आपको रट रट कर तो चीज़ें याद नहीं होने वाली हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चीज़ें रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ डाटा आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका जो है 80% से ऊपर आ पाए। तो इस तरीके से पढ़ाई होती है। इससे पहले हमने आपका ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स, कम से कम 50 टॉपिक आपका कवर हो चुका कॉस्ट अकाउंटिंग पर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक